Welcome again in the Indian Economic Development classes. Unit number 7 करंट challenges facing Indian economy. चैप्टर हमारा चल रहा है 5th और थोड़े से क्वेश्चंस और बाकी हैं जो कि सेशन में हो जाएंगे फिनिश. तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 34. व्हाट इज मेंट बाय ऑपरेशन फ्लड. फ्लड का मतलब यहां पर बाढ़ से नहीं है बल्कि दूध की बाढ़ से है. दूध का जो प्रोडक्शन भारत में किया गया बहुत बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, उसी को नाम दिया गया था ऑपरेशन फ्लड. ऑपरेशन फ्लड इज अ सिस्टम वेयर बाई ऑल द फार्मर्स कैन पूल देयर मिल्क प्रोड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ग्रेडिंग, दैट मीन्स बेस्ड ऑन क्वालिटी, एंड द सेम इज प्रोसेस्ड एंड मार्केटेड टू अर्बन सेंटर्स थ्रू कोऑपरेटिव्स. तो सभी किसानों ने डिसाइड किया कि अपना दूध एक जगह इकट्ठा करेंगे, जितना भी उनका प्रोडक्शन होता है एनिमल हस्बेंड्री के द्वारा, चाहे वो गाय का दूध हो, भैंस का दूध हो, और उन्हें प्रोसेस करने के बाद कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के थ्रू शहरों तक भिजवाया जाएगा, अलग अलग सेंटर्स तक. इसी को नाम दिया गया था, इस सिस्टम को, ऑपरेशन फ्लड. क्वेश्चन नंबर 35. Milk production in the country has increased by more than dash between 1951 to 2014. This can be attributed mainly to the successful implementation of dash. अभी इसके बारे में आपको बताया गया पिछले क्वेश्चन में ही. 1951 के कंपैरिजन में 2014 तक दूध का जो प्रोडक्शन था वो 8 टाइम्स इंक्रीज हो चुका था और इस सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन को नाम दिया गया था ऑपरेशन फ्लड. नेक्स्ट, ध्यान रखिए ऑपरेशन फ्लड का संबंध मिल्क से है. क्वेश्चन नंबर 36. द फिशिंग कम्युनिटी रिगार्ड्स द वाटर बॉडी एज मदर और प्रोवाइडर. फिशिंग कम्युनिटी के लिए वाटर बॉडी जितनी भी हैं वो उनकी माँ है. एक्सप्लेन वाई. क्योंकि इससे उनको इनकम होती है, उनकी रोजी रोटी उससे चलती है. इट इज़ बिकॉज द वाटर बॉडीज जैसे कि सी, ओशियंस, रिवर्स, लेक्स, नेचुरल एक्वेटिक पॉन्ड्स जो प्राकृतिक तालाब वगैरह होते हैं, स्ट्रीम्स एटसेट्रा, आर द इंटीग्रल एंड लाइफ गिविंग सोर्स फॉर द फिशिंग कम्युनिटी. क्योंकि ये सभी सोर्सेज जो हैं वो लाइफ गिविंग सोर्सेज हैं फिशिंग कम्युनिटी के लिए, इसलिए उसे वो मानते हैं मदर या फिर प्रोवाइडर. Question number 37. In India, the development of fisheries has come a long way. कहने का मतलब फिशरीज में भी भारत को बहुत आगे तक जाना है, काफ़ी आगे निकल चुका है और भी आगे जाना है. एक्सप्लेन हाउ, कैसे. इन इंडिया आफ्टर प्रोग्रेसिव increase in budgetary allocations and introduction of new technologies in fisheries and agriculture, the development of fisheries has come a long way. यानी बजट के अंतर्गत जो सरकार ने रिसोर्सेज का एलोकेशन किया, जिसके अंतर्गत नई टेक्नोलॉजीज देश में शुरू की गई फिशरीज़ के लिए और एक्वाकल्चर के लिए, जिसकी वजह से ये जो मत्स्य पालन है ये पहले से काफ़ी सुधार आया है इसमें और ये काफ़ी आगे बढ़ चुका है. नेक्स्ट, हॉर्टिकल्चर हैज़ इमर्ज्ड as a successful sustainable livelihood. Option, it contributes nearly dash of the value of agriculture output and dash of the GDP of India. अभी पिछले ही वीडियो में मैंने आपको इसके बारे में पढ़ाया था कि हमारी जितनी भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स देश में पैदा होते हैं उनका 1/3 हॉर्टिकल्चर से आता है और जीडीपी में इसका योगदान है 6%. लास्ट वीडियो में एक बड़े क्वेश्चन में हमने इस बात को एक्सप्लेन किया था, वही बात यहां पर आ गई फिल इन द ब्लैंक में. क्वेश्चन नंबर 39. एन्यूमरेट सम ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स फिशिंग कम्युनिटी फेस टुडे. जो लोग मत्स्य पालन करते हैं अर्थात मछली वगैरह पालते हैं, उन्हें कुछ मेजर प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है आजकल. वो समस्याएं क्या हैं. रैम्पेंट अंडर एम्प्लॉयमेंट,
अंडर एम्प्लॉयमेंट मीन्स उनको जितनी इनकम इससे होनी चाहिए उतनी इनकम नहीं हो रही है। अर्थात फिशिंग कम्युनिटी के अंदर अगर क्षमता है, मान लीजिए कि एक व्यक्ति की इनकम पर मंथ 30,000 होनी चाहिए, लेकिन उसे मिल रहे हैं केवल 15,000। यही कहलाता है अंडर एम्प्लॉयमेंट। रैम्पेंट का मतलब अनकंट्रोलेबल, अंडर एम्प्लॉयमेंट है यहाँ पर। लो पर कैपिटा अर्निंग्स हैं, प्रति व्यक्ति की जो इनकम है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। मछली मार्केट में आपने देखा होगा बहुत महंगी बिकती है, लेकिन जो लोग इसे पैदा कर रहे हैं उन्हें ज़्यादा पैसा नहीं मिलता। ज़्यादा पैसा कौन कमाता है? इंटरमीडिएरीज, जो बिचौलिए हैं, या फिर जो रिटेलर्स हैं, वो ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। एब्सेंस ऑफ मोबिलिटी ऑफ लेबर टू अदर सेक्टर्स, अदर सेक्टर्स में यहाँ के लेबर को शिफ्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो दूसरे काम ज़्यादा अच्छी तरह जानता ही नहीं है, वो केवल फिशिंग ही जानता है। एंड अ हाई रेट ऑफ इलिटरेसी, फिशिंग कम्युनिटी में अधिकतर जितने भी लोग लगे हुए हैं वो पढ़े लिखे बिल्कुल भी नहीं है, और इसी वजह से उनको दूसरे सेक्टर्स में काम मिलना आसान भी नहीं है। इस स्किल के अलावा उनके पास कोई दूसरा स्किल नहीं होता। एंड इन डेप्टनेस, और वो व्यक्ति जो फिशिंग कर रहा है, जो मत्स्य पालन कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा कर्जे में है। अब कर्जा किस चीज़ के लिए लिया जाता है फिशिंग कम्युनिटी में? अगर हम लोग बात करें कि समुद्र से मछलियां पकड़नी हैं तो छोटी मोटी नाव खरीदनी पड़ेगी, ज़्यादा छोटी मोटी नहीं, वरना समुद्र में तो पलट जाएगी वो, और नाव सस्ती थोड़ी आती हैं। उसके अलावा जाल पर पैसा खर्च करना है, जाल चाहिए मछलियां पकड़ने के लिए, जिसकी वजह से फिशिंग कम्युनिटी को कर्जा लेना पड़ता है। और क्योंकि इनकम उनकी कम होती है तो उस कर्जे को आसानी से वो चुका नहीं पाते, जिसकी वजह से वो लगातार इंटरेस्ट बढ़ने की वजह से कर्ज के तले दबते ही चले जाते हैं। दीज आर द सम ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स फिशिंग कम्युनिटी फेस टुडे। यही वो कुछ समस्याएं हैं जिनका सामना करना पड़ रहा है फिशिंग कम्युनिटी को। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 40। Blessed with a varying climate and soil conditions, India has adopted growing of diverse horticulture crops। क्योंकि इंडिया में अलग अलग प्रकार का क्लाइमेट अवेलेबल है, सॉयल कंडीशंस भी अवेलेबल हैं अलग अलग, कहीं लाल मिट्टी है, कहीं काली मिट्टी है, जिससे कि ज़मीन की उपजाऊ शक्ति सेम नहीं है हर जगह। कहीं पीली मिट्टी है, पीली मिट्टी थोड़ी कम उपजाऊ होती है, और काली मिट्टी थोड़ी ज़्यादा उपजाऊ होती है, जिसकी वजह से इंडिया में हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से पैदा किया जा रहा है। उन्हीं क्रॉप्स का नाम यहाँ पर हमें बताना है। नेम सच क्रॉप्स: फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ट्यूबर क्रॉप्स, फ्लावर्स, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, अर्थात ऐसे पौधे जो दवाइयाँ बनाने के भी काम आते हैं, कुछ जड़ी बूटियाँ वगैरह। एरोमेटिक प्लांट्स का मतलब खुशबू वाले पौधे। स्पाइसेस, अलग अलग प्रकार के बहुत सारे मसाले। एंड प्लांटेशन क्रॉप्स, और बहुत सारे पौधे पैदा किए जाते हैं हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 41। व्हाट आर द मेजर कंसर्न्स which need to be addressed apart from an appropriate agriculture policy to promote organic farming? ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के अलावा और क्या क्या किया जा सकता है, यानी कि जो मेजर कंसर्न्स हैं एग्रीकल्चर में जो सरकार कर रही है देश के अंदर, उसके अलावा और ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए, कौन सी पॉलिसीज बनाई जानी चाहिए। इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रॉब्लम ऑफ मार्केटिंग, ये हैं वो समस्याएं कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास सही नहीं है देश में ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, और सबसे बड़ी बात प्रॉब्लम ऑफ मार्केटिंग है, जिसमें सुधार की आवश्यकता है। तो पॉलिसीज़ के अंतर्गत इनमें ध्यान देने की आवश्यकता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 42। डिस्टिंग्विश बिटवीन ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड गोल्डन रिवॉल्यूशन।
द इंट्रोडक्शन ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स एंड इंक्रीज्ड यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड इरिगेशन फैसिलिटीज इज नोन एज द ग्रीन रिवॉल्यूशन। जो 1960s और 70s के बीच हमें देखने को मिला था इसका फर्स्ट फेज, और सेकेंड फेज देखने को मिला था 1970s टू 80 के बीच, जिसमें गवर्नमेंट ने हाई यील्ड वैरायटी सीड्स को इंट्रोड्यूस किया था और साथ में जोर दिया था इस बात पर कि केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और इरिगेशन फैसिलिटीज़ की भी ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी HYV सीड्स के साथ साथ। ये था ग्रीन रिवॉल्यूशन। ऑन द अदर हैंड, द रैपिड ग्रोथ इन द प्रोडक्शन ऑफ डाइवर्स हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, लेकिन जब हमें रैपिड ग्रोथ दिखाई दिया देश में हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स में, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ट्यूबर क्रॉप्स, फ्लावर्स, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, स्पाइसेस एंड प्लांटेशन क्रॉप्स, तो इसे नाम दिया गया गोल्डन रिवॉल्यूशन का। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखिएगा, ग्रीन रिवॉल्यूशन का सीधा सीधा संबंध है HYV सीड से और गोल्डन रिवॉल्यूशन का सीधा सीधा संबंध है हॉर्टिकल्चर क्रॉप से। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट आर द मेजर कंसर्न्स which need to be addressed apart from an appropriate agricultural policy to promote organic farming। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, अभी पिछले पेज पर भी हमने पढ़ा था कि अप्रोप्रिएट एग्रीकल्चरल पॉलिसी में और क्या करना चाहिए ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए। बाकी जो मेजर कंसर्न्स गवर्नमेंट कर रही है वो तो सही है, उनके अलावा और क्या करना चाहिए सरकार को ताकि ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट किया जाए। सेम वही आंसर है जो पिछले पेज पर भी हमने पढ़ा था, एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करना और प्रॉब्लम ऑफ मार्केटिंग पर ध्यान देना, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए किसान को मार्केटिंग की प्रॉब्लम होती है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना डेवलप नहीं हुआ है जितना कि देश में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 44, वाई डू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू अडॉप्ट टू ऑर्गेनिक फार्मिंग। छोटे मोटे किसानों को या ऐसे किसान जिनके पास ज़मीन के ज़्यादा बड़े टुकड़े नहीं हैं, उन्हें ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपनाने में मुश्किल क्यों होती है, दिक्कत क्यों आती है। बिकॉज द यील्ड्स फ्रॉम ऑर्गेनिक फार्मिंग आर लेस देन मॉडर्न एग्रीकल्चरल फार्मिंग, क्योंकि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसमें उतना प्रोडक्शन नहीं है जितना कि मॉडर्न एग्रीकल्चरल फार्मिंग में है। इसलिए छोटे मोटे किसान ऑर्गेनिक फार्मिंग से डरते हैं, उनको ऐसा लगता है कि प्रोडक्शन कम होगा, एक तो पहले ही ज़मीन के टुकड़े हमारे पास छोटे हैं, इनकम कम हो रही है, और ऑर्गेनिक फार्मिंग से तो और ज़्यादा प्रोडक्शन कम होगा, जिसकी वजह से उनको लॉस हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड हाउ डज इट प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। Organic farming is an eco-friendly technique of growing crops which promotes sustainable development। ऑर्गेनिक फार्मिंग खेती करने का एक ऐसा तरीका है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए, प्राकृतिक तरीकों का इस्तेमाल करते हुए, जो कि इको फ्रेंडली हैं, प्रोडक्शन किया जाता है, जिससे कि हमें देखने को मिलता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्योंकि ये डेवलपमेंट हमारे फायदे के लिए भी होगा और आने वाली जनरेशन को भी इससे फ़ायदा मिलेगा। इन अदर वर्ड्स, organic agriculture is a whole system of farming that restores, maintains and enhances the ecological balance। यानी कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एक ऐसा सिस्टम है जिसमें इकोलॉजिकल बैलेंस को हम लोग रिस्टोर कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, और एक प्रकार से कहा जाए तो हम लोग अपने एनवायरनमेंट को एक बैलेंस पोजीशन में ला सकते हैं। द आउटपुट इज पेस्टिसाइड फ्री। यहाँ पर जो प्रोडक्शन होगा उसमें जहरीले कीटनाशक पदार्थों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, एंड प्रोड्यूस्ड इन एन एनवायरमेंटली सस्टेनेबल वे। और यहाँ पर जो तरीका होगा फसलों को पैदा करने का, वो ऐसा तरीका होगा जो कि इको फ्रेंडली होगा, जो एनवायरमेंटल के लिए फ़ायदेमंद होगा। नेक्स्ट, Thus, ऑर्गेनिक फार्मिंग हेल्प्स इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग ज़रूरी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, यानी कि हमारे लिए भी और आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी फ़ायदेमंद है ऑर्गेनिक फार्मिंग।
क्वेश्चन नंबर 46, आइडेंटिफाई द बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग के फायदे क्या हैं? बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, या कह सकते हैं ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। पॉइंट नंबर 1, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर ऑफर्स अ मीन्स टू सब्स्टिट्यूट कॉस्टलियर एग्रीकल्चरल इनपुट्स with locally produced organic inputs that are cheaper and thereby generate good returns on investment। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में महंगे इनपुट्स की आवश्यकता नहीं पड़ती, जैसे कि HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स। इनकी में कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि इनकी बजाय हम लोग लोकली प्रोड्यूस्ड ऑर्गेनिक इनपुट्स, जो कि बहुत सस्ते होते हैं, इनके द्वारा हम लोग जनरेट कर सकते हैं ज़्यादा इनकम। यानी कि हमें इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न्स यहां पर ज़्यादा मिलेंगे। पॉइंट नंबर 2, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर ऑल्सो जनरेट्स इनकम थ्रू एक्सपोर्ट्स एज द डिमांड फॉर ऑर्गेनिकली ग्रोन क्रॉप्स इज ऑन अ राइज। इंटरनेशनल मार्केट्स में ऑर्गेनिक फूड की डिमांड बढ़ रही है बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पर किसान के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो ऑर्गेनिक फूड को एक्सपोर्ट करके अपनी इनकम को बढ़ा सकता है। पॉइंट नंबर 3, ऑर्गेनिकली ग्रोन फूड हैज़ मोर न्यूट्रिशनल वैल्यू देन केमिकल फार्मिंग, thus प्रोवाइडिंग अस विद हेल्थी फूड। ऑर्गेनिकली जो भी फसलें पैदा की जाती हैं उनमें न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा होती है। केमिकल फार्मिंग के कंपैरिजन में ऐसा देखा गया है टेस्टिंग में कि ऑर्गेनिकली ग्रोन फूड में न्यूट्रिशंस ज़्यादा पाए जाते हैं, जिसकी वजह से हमें हेल्थी फूड मिलेगा। और हेल्थी फूड ज़रूरी है हमारी हेल्थ के लिए, और हेल्थ ज़रूरी है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, जो पिछले चैप्टर में आपको पढ़ाया था। नंबर 4, सिंस ऑर्गेनिक फार्मिंग रिक्वायर्स मोर लेबर inputs than conventional farming, it will generate more employment। ऑर्गेनिक फार्मिंग में हमें लेबर की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, कन्वेंशनल फार्मिंग में उतने ज़्यादा लेबर की आवश्यकता नहीं होती जितने की ऑर्गेनिक फार्मिंग में ज़रूरत पड़ती है। तो ये अच्छी बात है कि यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा देश के अंदर, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को अधिक काम मिलेगा, और इसी से आएगा रूरल डेवलपमेंट होगा, ग्रामीण विकास होगा इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, एनलिस्ट सम प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय फार्मर्स ड्यूरिंग द इनिशियल ईयर्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंतर्गत अगर किसान प्रोडक्शन करता है, फसल पैदा करता है, तो स्टार्टिंग के कुछ सालों में उसे कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वो समस्याएं कौन कौन सी हैं? प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय फार्मर्स ड्यूरिंग द इनिशियल ईयर्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। पॉइंट नंबर 1, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रॉब्लम ऑफ मार्केटिंग। यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए अभी देश में जितना कि होना चाहिए। और दूसरी समस्या है प्रॉब्लम ऑफ मार्केटिंग द प्रोडक्ट्स आर मेजर कंसर्न। अर्थात ये बड़ी समस्याएं हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के सामने, जिन पर सरकार को भी और ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अलावा स्टार्टिंग के कुछ वर्षों में ऐसा देखा जाता है कि प्रोडक्शन थोड़ा कम होता है। द यील्ड फ्रॉम, यील्ड का मतलब प्रोडक्शन, आउटपुट जो हमें मिलता है। द यील्ड्स फ्रॉम ऑर्गेनिक फार्मिंग आर लेस देन मॉडर्न एग्रीकल्चरल फार्मिंग इन द इनिशियल ईयर्स। स्टार्टिंग के कुछ सालों में यील्ड्स यानी कि प्रोडक्शन जो है वो कम देखने को मिलेगा। देयरफॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स में फाइंड इट डिफिकल्ट टू एडप्ट टू लार्ज स्केल प्रोडक्शन। तो लार्ज स्केल पर वो इस चीज़ का प्रोडक्शन नहीं कर सकते ऑर्गेनिक फार्मिंग के द्वारा, क्योंकि स्टार्टिंग के कुछ वर्षों में आउटपुट कम मिलता है ऑर्गेनिक फार्मिंग से। मॉडर्न एग्रीकल्चर फार्मिंग में ज़्यादा मिल जाता है, लेकिन उसके रेट कम होते हैं। नंबर 3, ऑर्गेनिक प्रोड्यूस में ऑल्सो हैव मोर ब्लेशमेयर्स एंड शॉर्टर शेल्फ लाइफ देन स्प्रेड प्रोड्यूस। ऑर्गेनिक प्रोड्यूस ज़्यादा नहीं चलता, उसे ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रखा जा सकता, जैसे कि स्प्रेड प्रोडक्ट्स को रखा जा सकता है, जिन पर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया जाता है। आजकल तो वैक्स पॉलिश भी होने लगी है, जिससे कि
शेल्फ लाइफ को बढ़ा दिया जाता है, लेकिन वो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। ऑर्गेनिक फार्मिंग में थोड़ी ये कमी है कि इसे ज़्यादा लंबे समय तक आप स्टोर नहीं कर सकते, ये आइटम जल्दी ख़राब हो जाते हैं, अर्थात ये पेरिशेबल आइटम्स हैं मॉडर्न एग्रीकल्चरल के कंपैरिजन में। नंबर 4, चॉइस इन प्रोडक्शन ऑफ सीजन क्रॉप्स इज़ क्वाइट लिमिटेड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग में ऑफ सीजन क्रॉप्स को पैदा करने के लिए भी ज़्यादा ऑप्शंस नहीं हैं, यहाँ पर लिमिटेड चॉइस होगी आपके पास, अर्थात जो सीजनल प्रोडक्ट है वही मिलेगा। ऑफ सीजन क्रॉप आपको कोई भी मार्केट में देखने को नहीं मिलेगी अगर वो ऑर्गेनिकली पैदा की जा रही हैं तो। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इस टाइम मान लीजिए गर्मी का मौसम चल रहा है और अभी भी मार्केट में आपको गाजर, मूली, गोभी इस प्रकार के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, क्योंकि ये ऑफ सीजन क्रॉप्स हैं, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग के द्वारा प्रोड्यूस किए गए आइटम्स नहीं हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग के द्वारा जो चीज़ें पैदा की जाती हैं उनकी तो शेल्फ लाइफ इतनी है ही नहीं, उनको तो स्टोर भी नहीं किया जा सकता ज़्यादा लंबे समय तक। तो यही कुछ समस्याएं हैं जिनका किसान को सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, डिफरेंस अमंग फिशिंग, फिशरीज एंड पिसीकल्चर। काफ़ी हद तक इन तीनों का मतलब एक जैसा लगता है, लेकिन एक है नहीं, और वही यहाँ पर समझना है कि फिशिंग का मतलब क्या है, फिशरीज का मतलब क्या है और पिसीकल्चर क्या होता है। फिशिंग ये एक आर्ट है, मछली पकड़ने की आर्ट। इट इज़ एन एक्ट ऑफ कैचिंग फिश। अगर आप मछली पकड़ने का कार्य करते हो तो यही कहलाता है फिशिंग। फिशरीज ये बिजनेस में आ जाएगा, अर्थात ये कॉमर्शियल एक्टिविटी में आ जाएगा। इट इज़ द इंडस्ट्री और ऑक्यूपेशन ऑफ कैचिंग, प्रोसेसिंग एंड सेलिंग फिश एंड अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। केवल फिश ही नहीं, जो दूसरे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनको भी लोग पकड़ते हैं, प्रोसेस भी करते हैं और फिर बेचते हैं। इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। फिशिंग कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है कि आपने मछली पकड़ी और उसको कंज्यूम कर लिया, वो तो फिशिंग कहलाएगा बस। लेकिन अगर आप किसी भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को पकड़ते हैं, प्रोसेस करते हैं और फिर उसे बेचते हैं तो ये कहलाएगी इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि आप ये काम कर रहे हो पैसा कमाने के लिए, केवल मौज मस्ती के लिए नहीं। तो फिर वो फिशिंग नहीं कहलाता, फिर वो फिशरीज कहलाता है। इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स हार्वेस्टिंग फिश, अर्थात ये वो तरीका है जिसमें आप फिश को पकड़ते हो और प्रोसेस करने के बाद बेचते हो। दैट मीन्स हार्वेस्टिंग फिश। पिसीकल्चर, यहां पर मछली को पाला जाता है। इट इन्वॉल्व्स द ब्रीडिंग, रेयरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फिश बाय आर्टिफिशियल मीन्स। यहाँ पर आर्टिफिशियल तरीके से अलग अलग प्रकार की जो फिश है उसकी ब्रीडिंग की जाती है, उनका ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग फिश। ये एक प्रोसेस है जिसमें फिश को पाला जाता है एंड सेलिंग इट, और फिर उसे बेचा जाता है, और यूजिंग इट्स प्रोडक्शन फॉर डोमेस्टिक और कॉमर्शियल यूज़, या फिर उसका इस्तेमाल किया जाता है डोमेस्टिक यूज़ के लिए अर्थात खुद कंज्यूम कर लेते हैं, या फिर कॉमर्शियल यूज़ के लिए अर्थात उसको बेच दिया जाता है। दैट्स ऑल। यहाँ पर आपका चैप्टर हो जाता है फिनिश। जितना बताया गया है उसे ध्यान से पढ़िएगा और लिख लिख कर प्रैक्टिस कीजिएगा। बहुत ही जल्द नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू।